हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित सारडा एंड हम लोगों ने पार्ट 2 पे कंप्लीट किया था आरटीपी को. दिस इज़ पार्ट 3. सो विल लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. फॉलोइंग इज़ द डिटेल्स एक्सट्रैक्टेड ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2001. आपको काफ़ी सारे एसेट्स की वैल्यू दी है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. On 15 September, Entity A decided to sell the business. It noted that the business meets the condition of disposal group classified as held for sale. However, it does not meet the condition to be classified as discontinued operations. ठीक है, discontinued operation के लिए classify नहीं हो रहा है, पर disposal group बन रहा है. The disposal group as a whole will now be considered to be one entity. यानी अगर मुझे कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच इज़ लोअर लगाना है तो वो मैं पूरे डिस्पोजल ग्रुप को लगाऊंगा. Now the following values are given prior to reclassification which is 2160. तो सबसे पहले तो reclassification की values आ जाती है which is given to you as 2160. सबसे पहली वैल्यू हम लोग यही कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो अगर मैं आपको डिस्पोजल ग्रुप की वैल्यू पूछूं तो इट टर्न्स आउट टू बी 2160. चलिए, Entity A proposed to sell the disposal group for 19 lakh. It estimated that the cost to sell will be 70,000. ठीक है, अब अगर मैं डिस्पोजल वैल्यू बोलूँ तो डिस्पोजल वैल्यू आ रही है आपकी 19 लाख्स, पर 19 लाख में सेल करने के लिए आपको 17 का खर्चा लग जाएगा, यानी 1830. तो अब अगर मैं आपको पूछूं कि what is the loss in this scenario, तो ये हो जाएगा आपका 330. ओके, चलिए, अब इसके आगे 31 मार्च 2002 का डेटा दिया है तो सबसे पहले तो हमें ये डेटा यूज़ करना पड़ेगा. सवाल उठता है कि ये वाला जो इम्पेयरमेंट लॉस है या रादर आपका डिस्पोजल ग्रुप वाला लॉस, ये लॉस एलोकेट किसको करना है. ठीक है, 2160 के एसेट्स में क्या सबको एलोकेट करना है. तो इम्पेयरमेंट आपको बताता है कि सबसे पहले लॉस हमेशा गुडविल को एलोकेट होता है. तो सबसे पहले तो लॉस हम लोग गुडविल को एलोकेट कर देंगे, सो विच इज़ 200. अब उसके बाद में आपके पास 130 का लॉस और बचा. सवाल उठता है ये किसको एलोकेट करना है. नाउ वी हैव इंटेंजिबल एसेट्स विच आर कवर्ड अंडर इम्पेयरमेंट. फाइनेंशियल एसेट्स का इम्पेयरमेंट इंड AS 32 में कवर होता है, तो उसकी जो वैल्यू दी है वही लेंगे, आप उसको इम्पेयर नहीं कर सकते. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट येस कवर्ड अंडर इम्पेयरमेंट. डिफर्ड टैक्स एसेट से रिलेटेड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बोलता है, तो वी कैन नॉट कंसिडर दैट. करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, दे आर ऑलरेडी एट फेयर वैल्यू. इन सब के ऊपर आप इम्पेयरमेंट नहीं लगाओगे, यानी इम्पेयरमेंट सिर्फ दो ही एसेट्स पे लगेगा, इंटेंजिबल एसेट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, विच इज़ 930 एंड 1020. ठीक है, चलिए, तो मुझे इन दोनों एसेट्स के बीच में ये 130 को प्रो रेटा एलोकेट करना है. प्रो रेटा, सो इट इज़ 1950 हमारा टोटल है, तो 130 डिवाइडेड बाय 1950 इंटू 930, which turns out to be 62, and 130 divided by 1950 into 1020, और मे बी द बैलेंसिंग फिगर 68. तो इस तरह से इम्पेयरमेंट लॉस एलोकेट किया जाता है. फाइनली आपके जो एसेट्स है वो एसेट्स आपके 1830 पे रिफ्लेक्ट करेंगे इन बुक्स. ठीक है, property plant and equipment will now appear at 1020 minus 68, so which is 952, and intangible assets 930 minus 62 will appear at 868. बाकी सारे के सारे एसेट्स जो 31 मार्च की वैल्यू है, जो आपकी यहाँ टेबल में दिख रहे हैं वैल्यूज़, 31 मार्च सॉरी 15 सितंबर, हम वही वाली वैल्यूज़ ले लेंगे. गुडविल इज़ ज़ीरो, गुडविल इज़ ज़ीरो. ओके, क्वेश्चन यहाँ पे एंड नहीं हुआ. एज ऑन 31 मार्च 2002, अभी आपको सितंबर दिया था, अब 31 मार्च का डेटा दे रहा है. देयर हैज़ बीन नो चेंज इन द प्लान टू सेल द डिस्पोजल ग्रुप. एन एंटिटी still expects to sell it within 1 year
of initial classification. Mr. A, an accountant of entity A, remeasured the following assets, liabilities in accordance with respective standards as on 31st March 2002. Financial asset, deferred tax asset, current liability, नॉन करंट लाइबिलिटी सबकी वैल्यू दी हुई है. चलिए अब हम एक काम करते हैं, सारी की सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे पहले. जो वैल्यू दी है, फाइनेंशियल एसेट्स 410, DTA 230, current assets, current liabilities, non-current liabilities 400, 900, 250. Now we had tangible assets and we had intangible assets. ये दोनों वैल्यू जो हमने ली थी 952 और 868. चलिए तो ओवरऑल हम पूरा का पूरा ऐड कर देंगे. तो ये आ रहा है 1710. ओके. Question says the disposal group has not been trading well and the fair value of the cost has fallen to 1650. 1650. अब इसकी disposal value as on 31st March 2002 is appearing to be 1650. हम देख सकते हैं कि अभी 60 का लॉस है. Again the story remains the same. ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स को ही एलोकेट किया जाएगा. क्या रेशो में एलोकेट किया जाएगा? 952:868. सो 1820 का हमारा टोटल आ रहा है. It is sum 31 and $29. ठीक है, मैंने राउंडिंग ऑफ किया है तो इतना हम लोग माइनस कर देंगे एसेट्स में से. नाउ टैंजिबल एसेट्स विल अपीयर एट 952 minus 31 which is 921 and intangible assets will appear at 868 minus 29 which is 839. आई होप ये क्वेश्चन का कंसेप्ट आप लोगों को समझा होगा कि हम लोगों ने क्या किया है. ओके, सो विल मूव अहेड, विल लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन. Company A has taken a long-term loan arrangement from Company B. In the month of December, there has been a breach of provisions. As a consequence, the loan became payable on demand. So ये लोन एक लॉन्ग टर्म लोन था, नॉन करंट लाइबिलिटी थी. बिकॉज ऑफ ब्रीच इट टर्न्ड आउट टू बी अ करंट लाइबिलिटी. In the month of May, company started negotiation with Company B for not to demand the payment as a consequence of breach. The financial statements were approved on June 2002. In the month of July, both companies agreed that payment will not be demanded. Advice on classification. अब बेटा इसके अंदर में इंडिया 10 का कॉन्सेप्ट लगता है, इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. अगर 31 मार्च के बाद पर ऑडिट अप्रूवल के पहले, जून के पहले अगर कंपनीज मान गई होती कि ब्रीच को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ही रहेगा, वी वुड हैव अज्यूम्ड इट टू बी अ नॉन करंट लाइबिलिटी. पर एक्सेप्टेंस जुलाई में हुआ है, जुलाई, तो हम इसे करंट लाइबिलिटी रिक्लासीफाई करेंगे. ठीक है, क्योंकि अप्रूवल के बाद का डेट है. आई होप इट इज़ क्लियर. तो अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9th. कंपनी ए acquires 70% stake in Company B on June 20, 2001. Consideration is as under. कैश कंसिडरेशन दिया है और 20 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each having fair value 15 per share. On the date of acquisition, company has cash and cash equivalent balance of 215 books of accounts. In October 10, 2002,
कंपनी फर्दर अक्वायर्स 10% स्टेक इन कंपनी बी फॉर कैश कंसिडरेशन ऑफ 8 लाख. एडवाइस ऑन द डिस्क्लोजर. अब बेटा समझिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इंड AS 7 के बारे में बात कर रहा है. 70% स्टेक आपने एक कंपनी का ख़रीदा, तो आपने जो भी कंसिडरेशन दिया वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपके होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दिखता है. तो अब आपने कैश दिया 15 लाख, तो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखेगा. रही बात इक्विटी शेयर्स की, उसका डिस्क्लोजर नीचे होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं होगा, अलग से नीचे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको. अब जिस दिन आपने कंपनी को अक्वायर किया उस दिन उस कंपनी के अंदर 2.5 लाख रुपए की कैश पड़ी थी. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 आपको बोलता है कि आपको नेट फिगर दिखाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में. यानी आप 15 लाख रुपए का कैश इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाओगे, उसके बदले में आपको तो 2.5 लाख की कैश मिल गई, तो रादर आप जो इन्वेस्टमेंट दिखाओगे वो सिर्फ 12.5 लाख की दिखाओगे. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ 12,50,000 दिखेगा. आई होप इट इज क्लियर. ऑन 10th October कंपनी ए फर्दर अक्वायर्स 10% स्टेक इन कंपनी बी. अब आपने और 10% स्टेक खरीदा, आपकी सब्सिडियरी तो थी. अब इंडिया 7 की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपका चेंज होता है कंट्रोल में, चेंज इन कंट्रोल विदाउट लॉस ऑफ सब्सिडियरी, सॉरी चेंज इन स्टेक विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी 70 से 80% हो गया, कंट्रोल पहले भी था अभी भी है, सच ट्रांजैक्शंस आर कंसिडर्ड टू बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी. आप खुद सोच के देखिए, कंपनी के ऑलरेडी 70% स्टेक थे और 10% आप खरीद रहे हो, वो 10% के बदले में आप और पैसे दे रहे हो, मतलब क्या है, सब्सिडियरी को पैसे की ज़रूरत होगी, इसीलिए पैसे की बात है. सो सच ट्रांजैक्शंस आर रिफ्लेक्टेड इन योर बुक्स एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड नॉट एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. आई होप इट इज़ क्लियर टिल दिस पॉइंट. ठीक है, चलिए वी लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन. 1st April 2001 Alpha Limited acquires 80% stake in Beta in exchange for cash 300. Due to legal obligation, Beta had to dispose of their investments by a specified date. Therefore, they did not have sufficient time to market Beta Limited to multiple potential buyers. Management of Alpha Limited initially measures the separately recognizable identifiable assets acquired and liabilities assumed in accordance with 103. 103 मतलब ये क्वेश्चन बिजनेस कॉम्बिनेशन का है. आपने एक कंपनी को अक्वायर किया है, अक्वायर करने के लिए आपने जो भी पैसा दिया उसकी बात हो रही है. तो आपने दिया 300 के बदले में आपको क्या मिला, अब हमको वो देखना है. आइडेंटिफाइबल एसेट्स 500, लाइबिलिटीज अज्यूम्ड 100. चलिए, तो अगर मैं बोलूँ कि आपके एसेट्स कितने हैं, तो वह 500, वी रिड्यूस द लाइबिलिटीज़ विच इज़ 100, यानी हम बोल सकते हैं कंपनी के एसेट्स है, नेट एसेट्स 400. आपने ये नेट एसेट्स अक्वायर किए 300 में, पर बेटा आपने 300 में पूरे एसेट नहीं अक्वायर किए, सिर्फ 80% अक्वायर किए हैं. क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दिया है. आगे बढ़ते हैं. अल्फा लिमिटेड एंगेजेस एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हु डिटरमाइंड दैट द फेयर वैल्यू ऑफ 20% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट टू बी 84. अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का वैल्यूएशन या तो प्रो रेटा एसेट बेसिस पे होता है या फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द कंपनी. Alpha reviewed the procedure it used to identify and measure the assets acquired and liabilities assumed, and to measure the fair value of both the non-controlling interest and the consideration transferred. After the review, it was decided that procedures and resulting measures were appropriate. तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को फेयर वैल्यू पे दिखाना है ये बोल रहा है, तो हमें 84 पे दिखाना. अब ये कैसे होता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आपके कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के साथ जाता है विच इज़ 384. यानी हम बोल सकते हैं कि 384 में हमने 400 के एसेट्स अक्वायर किए हैं. डिफरेंस इज बारगेन परचेज गेन, क्योंकि हमें सस्ते में एसेट्स मिल गए 16. इट इज़ रूटेड टू OCI एंड फ्रॉम OCI टू रिजर्व्स. ठीक है, सो दैट इज़ द अकाउंटिंग. कैलकुलेट द गेन लॉस, तो वो हम लोगों ने कर लिया. ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट मेथड. अगर प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट मेथड से नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना होता तो क्या होता. So now 400 is for 100% stake, non-controlling interest is 20%, तो वो कितना होता 80 पे वैल्यूएशन होता, बस और कुछ नहीं है. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन द बेस ऑफ प्रपोर्शन, यानी अगर हम इसे 80 पे वैल्यू करते तो टोटल आता 380 और बार्गेन परचेस आता 20. सो ओवरऑल ये दो मेथड्स अलाउड है. आई होप इट इज़ क्लियर टिल दिस पॉइंट. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11.
On 30th January 2001, A Limited purchased a machine for $5,000 from US supplier on credit basis. A's functional currency is rupee, ठीक है, functional currency rupee है, ध्यान रखेंगे. Exchange rate on the date of transaction is $1 is equal to 60. Fair value of the machine determined on 31st March is 5,500. Exchange rate on 31st March, $1 is 65. Payment to overseas supplier on 31st March 2002 and exchange rate on 31st March 2002 is 67. Fair value of the machine remain unchanged at the end of 31st March 2002. Prepare the journal entries. चलिए हमको journal entries पास करना है. क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि एसेट को वैल्यूएशन कॉस्ट मॉडल पे या फेयर वैल्यू मॉडल पर, क्योंकि उस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू दी हुई है मतलब हमको कहीं ना कहीं शायद फेयर वैल्यू मॉडल लगाना है. तो सबसे पहले तो डे ऑफ परचेज पे हम लोग एंट्री क्या करेंगे. वेरी सिंपल. टैंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर. $5,000 पे आपने मशीन ख़रीदा था. $5,000 की मशीन आपने ख़रीदी है जिस दिन रेट था 60 का, ठीक है. सो इट बिकम्स 3 लाख. चलो ईयर एंड, अभी हमने पैसे तो दिए नहीं, ईयर एंड पे हमने पैसे तो दिए नहीं, पर टैंजिबल एसेट को फेयर वैल्यू पे दिखाना है. तो जो भी फेयर वैल्यू डिफरेंस आएगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के नाम पे उसको हम लोग अकाउंट फॉर करेंगे, ठीक है. सो एसेट इज़ 5,500, ईयर एंड वैल्यू एज गिवन इन द क्वेश्चन 5,500. 5,500 जिस दिन निकाला था उस दिन का फेयर वैल्यू 65 है और 5,000 इंटू 60. अब एज सच देखा जाए तो इसके अंदर में मैं आपको फॉरेन ऑपरेशंस के जैसी अकाउंटिंग बता रहा हूँ जो इंस्टीट्यूट ने किया है. अगर मैं फेयर वैल्यू मॉडल लगा रहा होता, फेयर वैल्यू मॉडल, तो ये जो 2 है ये आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस में जाता है, यानी पहले OCI और फिर OCI से रीवैल्यूएशन सरप्लस. पर इंस्टीट्यूट ने इसकी अकाउंटिंग फॉरेन ऑपरेशंस के जैसी कराई है. तो फॉरेन ऑपरेशंस के जैसी कराई है तो फिर मैं रुपी में जब कन्वर्ट कर रहा हूँ फेयर वैल्यू निकालते समय मैं इसे PNL में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ एज अ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस, ठीक है. तो थोड़ा बहुत मुझे गलत लगता है बट स्टिल एज़ पर ICAI पैटर्न मैं सेम रख रहा हूँ. मेरे हिसाब से ये एंट्री OCI के अंदर जानी चाहिए, OCI से जनरल रिजर्व्स. सो नाउ वी कैलकुलेट द डिफरेंस. ओके, इट इज़ 57,500. चलिए आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट ईयर एंड second year. Now you have paid the creditors. Okay, before moving towards year end 2, हमारे क्रेडिटर्स हमारी मॉनेटरी लाइबिलिटी है तो वो भी चेंज होगी. आपने रिकॉर्ड 60 पे किया है, ईयर एंड का रेट 65 चल रहा है, तो $5,000 इंटू 65 माइनस 60 ये भी आपके PNL में जाएगा 25,000 रुपीज़. सो PNL डेबिट टू क्रेडिटर्स 25,000. हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगली एंट्री देखेंगे. नाउ इट कम्स ईयर एंड 2. ईयर एंड 2 पे भी अब जो आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि वैल्यू 67 है, 67. तो अब हमको क्या करना है, वही $5,000, 67 माइनस 65, 10,000. का फ्लक्चुएशन बुक करना है, P&L टू क्रेडिटर्स 10,000. और फाइनली हम उनको पेमेंट कर देंगे. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. वी हैव पेड देम $5,000 एट 67 का रेट. दैट मेक्स इट 3,35,000. एंड फेयर वैल्यू ऑफ मशीन की बात करें तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, टैंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट 2, मेरे हिसाब से एंट्री OCI में जाती है. क्वेश्चन सेज द फेयर वैल्यू हैज़ नॉट चेंज्ड, सो इट विल बी 5,500 मल्टीप्लाइड बाय 67 माइनस 65, सो विच इज़ 11,000.
आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टिल दिस पॉइंट. ठीक है, चलिए. A limited profit before tax according to Ind AS for 2001-2002 is 100,000 and taxable profit is 104,000. तो अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में 4,000 का फ़र्क है. टैक्सेबल प्रॉफिट ज़्यादा है, यानी ऑब्वियसली टैक्स ज़्यादा भरने में आया है. ठीक है. द डिफरेंस बिटवीन देम इज एज फॉलोज. ऑन 1st March इट अक्वायर्ड अ मशीन ऑफ 120,000. डेप्रीसिएशन इज चार्ज ऑन मंथली बेसिस. ठीक है, आपने 1st Feb को अक्वायर किया है और मंथली बेसिस पे डेप्रीसिएशन चार्ज किया है. अंडर टैक्स लॉ डेप्रीसिएशन इज फॉर 6 months. Okay, so now depreciation in books is 120 divided by लाइफ ऑफ द एसेट आगे दिया हुआ है 10 साल और हम सिर्फ 2 महीने का डेप्रीसिएशन लेंगे. 2 महीने का डेप्रीसिएशन. सो विच इज 2. नाउ डेप्रीसिएशन इन इनकम टैक्स विल बी 120 डिवाइडेड बाय 10 और 6 महीने का डेप्रीसिएशन लिया गया है विच इज 6. ओके. Depreciation is charged on monthly basis for accounting purpose under tax law for 6 months. The machine's useful life is 10 years. In the year 2001-2002, expense of 8,000 was incurred for charitable donation. These do not are deductible for tax purpose. तो ओवरऑल इसके कारण डिफरेंस आ रहा है 4 का और दूसरा आ रहा है चैरिटेबल पर्पस का. चैरिटेबल पर्पस से रिलेटेड डिफरेंस है आपका, हमने हमारे बुक्स में अकाउंट किया है 8,000 विच इज़ नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस. तो आप समझिए हमने हमारे बुक्स में डेप्रीसिएशन कम चार्ज किया है, यानी बुक्स में हमने प्रॉफिट ज़्यादा दिखाया होगा. अभी आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिख रहा. क्वेश्चन में अगर हम कंपेयर करें तो प्रॉफिट 100 और 104 है. तो ये 100 कैसे आया होगा? इसमें डेप्रीसिएशन 2 का चार्ज किया गया है और 8 का आपका चैरिटेबल पर्पस के लिए. यानी ओवरऑल प्रॉफिट इन दोनों एस्पेक्ट्स के पहले 110 था पहले, फिर आपने ये दोनों चार्ज किया. डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स है 6, चैरिटेबल पर्पस अलाउ ही नहीं किया गया तो 110. आई होप अब ये क्लियर है, ये दोनों एट पार है. ठीक है. तो 2 और 6 का जो डिफरेंस है आपका, डेप्रीसिएशन हैज़ बीन चार्ज एक्स्ट्रा अंडर डिफर्ड टैक्सेस अंडर इनकम टैक्स विच हैज़ लेड टू लेसर प्रॉफिट. लेसर प्रॉफिट मीन्स लेसर टैक्स, और कम टैक्स भरोगे तो फ्यूचर में टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा. ऑब्वियसली डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनेगा इन दोनों के डिफरेंस का. 4 लाख पे वट एवर इज़ द टैक्स रेट. टैक्स रेट गिवन इन द क्वेश्चन इज 25%. 25%. ठीक है. ओके. बट रही बात चैरिटी की, विच इज़ नॉट अलाउड कंसिडर टू बी अ परमानेंट डिफरेंस, इससे रिलेटेड कोई डिटेल नहीं बनेगा. तो 4 का 25% 1 इज़ द डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी दैट विल अपीयर इन द बुक्स. I hope it is clear till this point. So we end this video over here and remaining questions will be covered in the next part, which will be the last part. Thank you.